नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। राजस्थान पर अब सबका फोकस है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो उम्मीदें कांग्रेस के लिए पैदा हो रही हैं, उन उम्मीदों ने राजस्थान के कांग्रेस के भीतर भी यूनिटी के महत्व को बढ़ा दिया है और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मिलकर चुनाव लड़ने की अहमियत को बढ़ा दिया है। इस बात को राहुल गांधी बहुत पहले से जान रहे थे, बहुत पहले से समझ रहे थे कि अगर सचिन पायलट को साथ लेकर के अशोक गहलोत को एक दूसरे से हाथ मिला करके चुनाव में आते हैं तो इसके नतीजे कुछ और होंगे और ऐसा ना करते हुए अगर चुनाव में जाते हैं तो उसके नतीजे कुछ और होंगे। कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि वो भाग्य से छीका फूटना बोलते हैं, वो हालात पैदा हुए हैं कि कांग्रेस के भाग्य से छीका फूटना। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जो जीत के लिए जज्बा जो दिखना चाहिए वो दिख ही नहीं रहा है। नतीजा ये है कि कांग्रेस के पास जो है, जो कि एक हारी हुई बाजी लग रही थी, वो कांग्रेस जीत की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। चाहे आप सर्वेज में चले जाइए, चाहे आप सट्टा बाजार के सर्वे में चले जाइए, जो सर्वर सट्टा बाजार कहता है, तो उन सब में दिख ये रहा है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती चली जा रही है। तो जाहिर बात है कि जब कांग्रेस के लिए सरकार बनाने का की स्थिति बनेगी तो नेतृत्व का सवाल भी महत्वपूर्ण होगा और नेतृत्व का सवाल जब महत्वपूर्ण होगा तो नाम क्या उठेगा ये भी बात तय है। मैं आज जो चर्चा के लिए मैंने हेडलाइन रखा है वो मैं आपको पहले दिखाता हूं। सचिन ने हाथ मिलाने का खोला राज। खबर यह है क्यों इन दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए थे। जो राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये तस्वीर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामने से हाथ हिला रहे हैं राहुल गांधी और पीछे से अशोक गहलोत और सचिन पायलट। एक स्क्रिप्टेड सिचुएशन अचानक से हुआ और ये सीन बन गया, ये ऐतिहासिक लम्हा। उसके बाद पहले इस बात पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर बाकी पर आते हैं कि ये जो ऐतिहासिक लम्हा क्रिएट हुआ, ये क्या अचानक क्रिएट हुआ? ये स्क्रिप्टेड था क्योंकि जैसे राहुल गांधी आ रहे थे उससे पहले से एक फिजा बंधने लगी थी कि भाई दोनों को एक हो करके ही चुनाव में जाना है और ये दिखाना है, ये दर्शाना है। तो इसके लिए अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया था। इसके बाद सचिन पायलट जी लगातार स्टेटमेंट दे रहे थे और जब राहुल गांधी आए उसकी सुबह से ही दोनों नेता एक दूसरे से ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे जैसे वर्षों की दोस्ती हो। अचानक सीन बदल गया। इसके बाद राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी सचिन पायलट को अपने साथ कर लेते हैं। ये सब कहानी हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन दोहराना इसलिए जरूरी कि आज के संदर्भ में आना आवश्यक है। और आज क्या संदर्भ है, नई बात क्या हुई है? नई बात ये हुई है कि अशोक गहलोत भी दनादन इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई राजदीप सरदेसाई को इन्होंने इंटरव्यू दिया, प्रियंका गांधी ने भी राजदीप सरदेसाई जी को इंटरव्यू दिया। वास्तव में दोनों एक ही हेलीकॉप्टर में थे, बल्कि तीनों कहिए इंटरव्यूअर भी। और उस इंटरव्यू से जो कुछ बातें निकल कर आई और फिर सचिन पायलट ने भी जो मीडिया में बयान दिए, सचिन पायलट ने मीडिया में क्या बयान दिए उसको हम पहले दिखाना बताना चाहते हैं। मैं साउंड बाइट लेकर नहीं आया हूं, लेकिन आप देख सकते हैं सचिन पायलट ने क्या बयान दिया कि राजस्थान में कांग्रेस का जीतना जरूरी, सचिन पायलट ने यह कहा। और वो जो संक्षेप में बाइट है उन्होंने दी कि क्यों दोनों ने हाथ मिलाए। भाई अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाथ क्यों मिलाए? सचिन पायलट कहते हैं हम सब लोगों ने बहुत पहले ही यह निर्णय ले लिया था, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से ऊपर पार्टी होती है। हमेशा पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकारों से पार्टियां नहीं बनती हैं। आज देश के लोग विकल्प तलाश रहे हैं और भाजपा का विकल्प कांग्रेस है। इसलिए राजस्थान में
कांग्रेस का जीतना जरूरी है। ये बाइट आपने सुनी, सचिन पायलट ने बहुत सधा हुआ स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि उन्होंने अशोक गहलोत के साथ हाथ क्यों मिलाए। भाई कांग्रेस रहेगी तब तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत कौन होंगे ये होगा। इस बात की अहमियत को उन्होंने रेखांकित किया और कहा कि पार्टी जो है सरकार बनाती है, सरकार से पार्टी नहीं चलती है। बात तो सही है, कांग्रेस है तो वो राजस्थान में भी सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश में भी बनाएगी, छत्तीसगढ़ में भी बनाएगी, तेलंगाना में भी बनाएगी, और कांग्रेस ही नहीं रहेगी तो सरकार कहां बनेगी। ये बात सचिन पायलट ने कही। अब देखिए, एक मैं सीधे जंप करता हूं कि प्रियंका गांधी कुछ समय पहले तक राहुल गांधी को इंडोर्स करती दिख रही थी, और अब एकदम उल्टा सीन आपको दिखा कि प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और पत्रकार एक हेलीकॉप्टर में, राजदीप सरदेसाई जिन्होंने इंटरव्यू लिया, और राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ, लेकिन सचिन पायलट को ज्यादा अहमियत देते हुए, यानी खेल खिलाड़ी बदल गया। यह भी एक रणनीति, यानी जो उल्टा भाव पैदा हो रहा था कि प्रियंका गांधी इंडोर्स कर रही है, आगे बढ़ा रही है सचिन पायलट को, और राहुल गांधी और अशोक गहलोत में पटती नहीं है वगैरह वगैरह, और राहुल गांधी सचिन पायलट को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, व्यवस्था भी बात हो रही थी। तो इस हवा को तोड़ने की एक अंदरूनी कोशिश हुई। अब इसमें राजदीप सरदेसाई ने बड़ा चालाकी से, आप जानते हैं बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी से पूछा कि कांग्रेस जीत रही है, तो उन्होंने बताया कि हाँ हम सब जगह जीत कर आ रहे हैं। तो जीत कर आते साथ उन्होंने पूछा तो राजस्थान में किसको सीएम बनाने जा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने कहा मैं कौन होती हूँ सीएम बनाने वाली, सीएम तो आला कमान बनाएगा। तो अशोक गहलोत भी बगल में थे, मुस्कुरा रहे थे, उनका भी ध्यान लगा हुआ था कि प्रियंका गांधी क्या बोलती हैं। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि आला कमान बनाएगा, तो सचिन पायलट राजदीप सरदेसाई बोले कि आला कमान तो आप ही हैं, गांधी परिवार है, आप आला कमान हैं। तो प्रियंका गांधी बोलती है कि आला कमान तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे ही हाई कमान है, वही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उस इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या कहा है प्रियंका गांधी ने, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि पहले सवाल पूछा राजदीप सरदेसाई ने कि आप अशोक गहलोत जी के साथ हैं, राजस्थान में गहलोत जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। प्रियंका जवाब देती है, इसका जवाब मैं थोड़े ही दे सकती हूँ, हाईकमांड खड़गे जी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं क्या कहूंगी। बहुत फास्ट मोड में उन्होंने जवाब दिया। फिर राजदीप सरदेसाई ने पूछा हाईकमांड गांधी परिवार या खड़गे जी। फिर जवाब देती है प्रियंका, क्या कह रहे हैं, खड़गे जी हैं। ये खुल करके जो बयान प्रियंका गांधी ने दिए, अब इसको कनेक्ट करिए। मैं तार से तार जोड़ रहा हूं, चूंकि राजनीति को समझना, राजनीतिक घटनाओं को समझना बहुत जरूरी होता है। कि एक तरफ सचिन पायलट कह रहे हैं कि उन्होंने हाथ क्यों मिलाए, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी से पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसका जवाब ये हाईकमान पर छोड़ रही है, अशोक गहलोत की मौजूदगी में छोड़ रही है। खास बात यह है क्योंकि हेलीकॉप्टर में जब पूछ रहे हैं राजदीप सरदेसाई, तो बगल में अशोक गहलोत बैठे हैं। अशोक गहलोत के सामने प्रियंका गांधी जब कह रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा हाईकमान तय करेंगी, मैं भी तय नहीं कर सकती, तो समझिए अशोक गहलोत को करारा जवाब भी दिया जा रहा है कि आप जो कह रहे थे कि कुर्सी हमें छोड़ती ही नहीं और हम कुर्सी के साथ फिर आगे भी कुर्सी हमें नहीं छोड़ेगी, उसका एक करारा जवाब जो है प्रियंका गांधी उनकी मौजूदगी में दे रही है। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अशोक गहलोत। ये एक बड़ा मैसेज है कि क्या होने वाला है, और ये सचिन पायलट के फेवर में जा रहा है। सचिन पायलट के साथ राहुल गांधी उधर खड़े हैं और इधर प्रियंका गांधी अशोक गहलोत के साथ उनकी मौजूदगी में बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं थोड़े तय करूंगी,
आला कमान मैं नहीं हूं, गांधी परिवार नहीं है, आला कमान तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं आला कमान, लेकिन आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या गांधी परिवार की अवमानना करके वहां पर बैठे हैं कि उनकी अवमानना करके कोई फैसला लेंगे? ये बात खैर कही नहीं जाती, ये समझी और महसूस की जाती है। अब आइए उस सवाल पर आते हैं कि क्या अशोक गहलोत चुप बैठे हैं क्या? इन सब सियासत को अशोक गहलोत जैसा व्यक्ति क्या समझ नहीं रहा है? उन्होंने भी बखूबी समझा है और अशोक गहलोत ने जो कहा है उस पर ध्यान दीजिए। मैं एक बार फिर वो लाना चाहता हूं स्क्रीन पर कि सचिन ने हाथ मिलाने का खोला राज, ये तो मैंने बताया आपको, और ये भी बताया कि प्रियंका गांधी ने जो कहा और किस परिस्थिति में कहा कि सीएम आला कमान तय करेगा और आला कमान है खड़गे। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अशोक गहलोत ने क्या कहा। राजदीप सरदेसाई जी को इंटरव्यू देकर के अशोक गहलोत ने फिर मांगी माफी। अब किस बात की माफी मांगी वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन 3 हेडलाइन पहले देख लीजिए कि सचिन से झगड़ा काला अध्याय और सोनिया की बात न मानना भारी भूल। ये 3 महत्वपूर्ण बातें अशोक गहलोत जी ने कही इंटरव्यू में। अब उस पर हम बारी बारी से आते हैं कि अशोक गहलोत जी जो कह रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं। देखिए अशोक गहलोत पहले भी माफी मांग चुके हैं और बहुत बिना किसी झिझक के, बिना किसी दिक्कत के, वो 25 सितंबर वाली बगावत की जो घटना है वो उन पर चस्पा ना हो जाए, वो इसके लिए आला कमान से नाराजगी ना हो जाए, आला कमान उनके प्रति सॉफ्ट बना रहे या फिर कम से कम नीतिगत मामले में वो स्ट्रांग रहे, सही पॉलिटिकली करेक्ट दिखे, इन सब का ख्याल रखते हुए अशोक गहलोत तुरंत माफी मांग बैठते हैं और कहते हैं कि जो कुछ हुआ वो ऐसे ही हो गया, विधायकों ने डिसीजन ले लिया, मेरा निर्णय नहीं था, लेकिन मैं इसके लिए सोनिया जी से माफी मांग चुका हूं। कहने का मतलब है बगावत तो हुई, वो स्वीकार करते हैं, उस बगावत में उनका हाथ नहीं था, ये बात वो बताते हैं, लेकिन विधायक चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, ये बात बिना बोले हुए वो बोलते हैं कि सारे विधायकों की यही इच्छा थी, लेकिन फिर ये कहते कि नहीं ये हुआ तो गलत, तो इसलिए उन्होंने, लेकिन क्या करें हमने तो माफी मांग ली है। तो एक तरीके से इस जो विपरीत परिस्थिति है उसका जवाब वो निकाल कर बैठे हुए हैं। इस चीज को मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे उन्होंने कहा है। आप ध्यान देंगे कि पायलट से मैं नहीं लड़ा, बीजेपी ने लड़वाया, ये दूसरी बात है जो वो कहते हैं। मैं उस पॉइंट पर फिर से आऊंगा। एक ये जो बात है कि पायलट और आपके बीच जो झगड़ा हुआ तो क्यों हुआ, तो कहते हैं कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण एपिसोड था। अशोक गहलोत कह रहे हैं ये एक दुर्भाग्यपूर्ण एपिसोड था, जो हो गया उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। ये एपिसोड भी बीजेपी का प्लान था, षड्यंत्र था उनका। उन्होंने मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में जो किया वो चाल उनकी यहां थी, वो कामयाब नहीं हुए, हमने कामयाब नहीं होने दिया, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, उन्होंने लड़ाने का काम किया। यानी देखिए अशोक गहलोत जी जो यहाँ कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, पॉलिटिकली बिल्कुल करेक्ट है, कोई उनको इनकरेक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट रहते हुए भी कैसे संभावनाओं के द्वार वो खोले रहते हैं कि जब चाहे तब वो सचिन पायलट को हैंग कर सके, उनको गुनहगार बता सके, उनको सजा दे सके, इस मोड में कि वो कहते हैं कि जो कुछ भी हम तो हमारे बीच जो झगड़ा हुआ वो काला अध्याय था, वो मानते हैं नहीं होना चाहिए था, जो हुआ वो काला अध्याय था। फिर वो कहते हैं कि ये जो घटना घटी इसके पीछे बीजेपी थी, बीजेपी। फिर ये कहते हैं कि बीजेपी ने जैसे कर्नाटक में किया वैसे यहां भी किया। अब देखिए ये जो कड़ी वो बताते हैं, इसी में वो आहिस्ता से सचिन पायलट को गुनहगार
ठहरा देते हैं। ये वही अंदाज जो पहले भी उनका रहा है कि बीजेपी के खेमे में वो चले गए थे, पहले ऐसा कहते थे। बीजेपी से पैसे ले रहे थे, पहले अशोक गहलोत ऐसा कहते थे। अब उन्होंने पैसे लेने की वाली बात को छोड़ दिया, बीजेपी के द्वारा होटल में ठहराने वाली बात को छोड़ दिया। अब सिर्फ इतना कहते हैं कि बीजेपी हमारे बीच झगड़े का कारण थी, हम लोगों में तो कुछ था ही नहीं। ये है एक तरह से पॉलिटिकली करेक्ट रहते हुए सिचुएशन में राजनीति में अपने आप को बनाए रखना, जिसके लिए गहलोत को माना जाता है कि मास्टरी हासिल है, जादूगर है, मैनेज श्रूड पॉलिटिशियन है, वो इस बयान में दिखता है। लेकिन हम और बयान आपको दिखाते हैं जो उन्होंने कहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं हाईकमान से मैंने माफी मांगी थी, जो थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था, वो उस स्टेटमेंट को देखिए कि कहते हैं मैं तैयार था अध्यक्ष बनने के लिए, विधायक नहीं चाहते थे कि मैं सीएम पद छोड़ अध्यक्ष बनूं, सब अचानक से हुआ और बाद में जाकर हाईकमांड से मैंने माफी मांगी थी। यानी समझ रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने इसको थोड़ा उन्होंने विस्तार से बताया है, मैंने बहुत संक्षेप में उनकी बातों को लिखा है, हालांकि उनके स्टेटमेंट ही मैंने लिखे हैं। लेकिन आप देखेंगे अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जो घटना घटी उसके लिए वास्तव में जो होती चली गई, हम तो उसमें कहीं थे ही नहीं, जिम्मेदार थे ही नहीं। और विधायकों के हाथों ये हुई, हमें तो जैसे मौका मिला हम जाकर के हमने माफी मांग ली। हम ये भी कहते हैं आगे कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने सोनिया गांधी जी की बात को नहीं रखा और कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया। पहले भी वो इंटरव्यू में कह चुके हैं कि सोनिया गांधी की कांग्रेस का अध्यक्ष पद जो है लाख गुना बड़ा होता है मुख्यमंत्री पद से। कांग्रेस का अध्यक्ष होना लाख गुना बड़ा होता है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री से। इस बात को बड़े हृदय से स्वीकार करते हैं, सैद्धांतिक रूप में सही भी है, गलत भी नहीं है, लेकिन सब कुछ स्वीकार करते हुए भी मन के अंदर में जो उनकी बात होती है उस पर ही वो अमल करते रहते हैं। यानी अशोक गहलोत की दिखाने वाली पॉलिटिक्स और बोलने वाली पॉलिटिक्स जो हमेशा से अलग रही है, अभी भी उससे कुछ डिफरेंट हो गया है ऐसा नहीं है। हाँ, परिस्थिति डिफरेंट हो गई है। परिस्थिति तब अशोक गहलोत के कहने पर सब इस्तीफा दे रहे थे या उनके व्यक्ति के कहने पर, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। आज तो वो टिकट दिलाने के लिए भी हाईकमान को गिड़गिड़ाते हैं, तब जाकर के टिकट मिलता है। सिचुएशन बदला है, परिस्थिति बदली है और उस परिस्थिति के गिर्द ही हम चीजों का आकलन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये देखिए, ये सियासत जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गिर्द है, इसमें अब देखिए कि कौन मजबूत कौन कमजोर, तो इसको इस रूप में न देख करके इस रूप में देखा जाए जो सचिन पायलट ने भी अब बहुत बुद्धिमानी से राजनीति शुरू की है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की सियासत के मुकाबले अपने को खड़ा करने के लिए भरसक कोशिश की है और उनको जो दिमाग दे रहे हैं वो दिमाग दे रहे हैं और कोई नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत लोग इस बात से कहते हैं कि नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का झुकाव अशोक गहलोत के साथ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे उस बात को नहीं भूल सकते जो घटना 25 सितंबर को हुई थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ा दिल रखते हैं, धीरज रखते हैं, राजनीति में बहुत ये पुराने हैं, तो इस हिसाब से उनका जो डिसीजन होता है थोड़ा सोच समझ कर होता है। वो सचिन पायलट बार बार उनका जिक्र करते हैं कि उनके ही कहने से हमने धीरज रखते हुए सभी बातों को भुला दिया। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो सचिन पायलट ने एक नई किस्म की सियासत शुरू की है, धीरज रखने की सियासत, पॉलिटिकली करेक्ट रहने और होने की सियासत। वो कहीं से अब पॉलिटिकली इनकरेक्ट होना नहीं चाहते, इसलिए उनके वॉइस में ऐसे नेता का वॉइस नजर आता है जो पूरे देश के लिए सोचता है, जो पूरी पार्टी के लिए सोचता है, जो बीजेपी के समांतर कांग्रेस को स्थापित करने के लिए सोचता है। हम सबका ध्यान वहां ले जाना चाहते हैं कि
सचिन पायलट वास्तव में खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए, जी हां, मैं गंभीरता से कह रहा हूं। और ये सीख जो है इनको मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मिली है कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम तो वहां तक जा सकते हो, लेकिन इसके लिए धीरज रखना बहुत जरूरी है। ये T20 खेलने की जरूरत नहीं है, टेस्ट मैच खेलने की जरूरत है। और यही कारण है कि सचिन पायलट के नजरिए में बड़ा फर्क आया है। इस बात को सचिन पायलट के समर्थक शायद समझ ना पाए, और ये बोलकर समझाना सचिन पायलट के लिए बहुत मुश्किल है। वो ऐसा बोल नहीं सकते कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, अभी नहीं 10 साल बाद बनना चाहता हूं या 5 साल बाद बनना चाहता हूं। वो बोल नहीं सकते। कोई नेता ऐसा बोलता है क्या? लेकिन उसकी एक्टिविटीज जो होती है, उसकी जो दूरदर्शिता होती है, बयान होते हैं, वो उसके इसमें दिखता है, प्लान में नजर आता है। सचिन पायलट कभी ऐसा बोला करते थे क्या जो जिस तरीके से आज बोल रहे हैं? आज वो सब कुछ बोलने के लिए तैयार है, पार्टी की यूनिफिकेशन के लिए, पार्टी की जीत के लिए, एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए। और ये बता रहे हैं कि मेरा समर्थक सिर्फ गुर्जर समुदाय नहीं है। सचिन पायलट संकेत दे रहे हैं कि मेरा समर्थक तो पूरा राजस्थान है भाई। जिसको टिकट मिला उसको मिला, नहीं मिला वो भी मेरा समर्थक है। और इसी भाव से अपने समर्थकों का दायरा पॉलिटिशियन बड़ा करते हैं, और सचिन पायलट करते दिख रहे हैं। यही तरीका, यही शैली अशोक गहलोत की सियासत का अंदरूनी जवाब हो सकती है, जो पहली दफा दिख रहा है कि ऐसा होता दिख रहा है। और इसका भी जवाब नहीं है अशोक गहलोत के पास। जो सचिन पायलट बोल रहे हैं इसका जवाब अशोक गहलोत के पास नहीं है। जैसे अशोक गहलोत जब बोलते हैं तो उसका जवाब नहीं होता है सचिन पायलट के साथ। यानी मुकाबला अब जो है वो एक दो अच्छे पॉलिटिशियंस के बीच चल रहा है, एक स्वस्थ स्पर्धा। हम ये नहीं कह रहे ये जो संघर्ष है पार्टी को डुबोने वाली नहीं है, ये पार्टी को जोड़ने वाला संघर्ष है अभी का। इससे पहले जो हुआ करता था वो पार्टी को तोड़ने वाला, विपरीत दिशाओं में जाने वाला संघर्ष था। लेकिन आज ये राइवलरी, ये प्रतिद्वंदिता कांग्रेस के हक में है। मैंने एक बात शुरू की थी यहां से वहीं पर बात को लाना चाहता हूं कि राजस्थान में रिवाज तो ये है कि रोटी बदलने का, एक सरकार आई दूसरी सरकार गई। लेकिन इस बार ऐसा कांग्रेस की किस्मत से ऐसा हो रहा है कि बीजेपी स्वयं तैयार नहीं है सत्ता हासिल करने के लिए। पता नहीं उनकी प्रायोरिटी में क्षेत्रीय क्षत्रपों को, वसुंधरा राजे को निपटाना ज्यादा प्रमुख हो गया। उनकी प्रायोरिटी में शिवराज सिंह चौहान को निपटाना ज्यादा प्रमुख हो गया। तो नतीजा यह है कि बीजेपी की जीत जो है, बीजेपी की आला कमान के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है ही नहीं। आप कहेंगे कि मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं, बीजेपी के लोग तो खास करके जो समर्थक होंगे वो नहीं मानेंगे। लेकिन आप समझिए ना, बीजेपी ने राजस्थान में इतना खुला मैदान था, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दरमियान जो कुछ भी था, इसके समांतर आप अपनी पार्टी की बगावत को रोकते, प्रयास करते, यूनिफाइड ढंग से लड़ते। आपके पास मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, पेपर लीक का मुद्दा था, बेरोजगार नौजवानों का गुस्सा था, इन सबको समेट सकते थे। लेकिन बीजेपी ने यह नहीं किया, उल्टा परिस्थिति बदल गई है। हालत यह है कि बीजेपी में जो तोमर कांड हुआ है, जिसमें कि 10,000 करोड़ रुपए का लेन देन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनका के परिवार के लोग करते हुए, डीलर से बात करते, चैट करते, वो सारी चीजें आई हैं। डीलर तावा ठोक कर कह रहा है, बैंक ट्रांसफर के डिटेल दे रहा है, खानदान की बहू से बातचीत बता रहा है, सारी चीजें। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है अब कि बीजेपी सीधे भ्रष्टाचार के मामले में डायरेक्ट अटैक पर आई है। और इसका इंपैक्ट सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इसका इंपैक्ट तब राजस्थान में भी होता है जब नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने के लिए आते हैं और कहते हैं हम कानून बना देंगे, पेपर लीक खत्म करवा देंगे। जनता पूछती है, उनके दिमाग, जनता के मन में यह सवाल उठता है कि पेपर लीक अकेले राजस्थान में थोड़े हुआ, पेपर लीक तो गुजरात में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। वहां पर तो नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। भ्रष्टाचार भाई तोमर के यहाँ सीधे सीधे मामला आ रहा है, ईडी चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, सब कुछ चुप है। तो ये जो अंडर करंट जो बात चल रही कि करप्शन पर बीजेपी सीरियस नहीं है, अब तक
अब तक बीजेपी बच जाती थी। क्यों? क्योंकि अडानी पर भ्रष्टाचार का आरोप है। अब अडानी डायरेक्ट बीजेपी में तो है नहीं। इसी तरीके से कोई ये मोदी वो मोदी जो भी भगोड़े हैं, मेहुल चौकसी फलां डिमका, वो लोग भी बीजेपी के मेंबर तो थे नहीं। कोई मदद करने का आरोप वगैरह वगैरह तो प्रूव करने की बात होगी, वो तो कांग्रेस पर भी लगेंगे, बीजेपी पर भी आरोप लगेंगे। डायरेक्ट बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग नहीं रहे थे, चूंकि सेंट्रली कोई आंकड़े बाहर नहीं आते, मिनिस्ट्री में पत्रकारों की घुसपैठ खत्म हो गई, डर ऐसा है कि अधिकारी कुछ बोलते नहीं, लोगों के मोबाइल तक फोन टैप हो रहे हैं, ऐसे में मोबाइल में भी बातचीत नहीं होती, तो भ्रष्टाचार के मामले आएंगे कैसे? अखबार अपनी जिम्मेदारी या मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा है, तो इसलिए केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार सामने नहीं आ रहा। लेकिन विपक्ष के भ्रष्टाचार को चुन चुन करके सरकार उसको ऐसे जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन का हवा देती रही है। लेकिन पहली बार ऐसा सामने हुआ है कि तोमर जी का मामला जो डायरेक्ट बीजेपी के भ्रष्टाचार से जुड़ा है, सामने आया है। अब सवाल उठ रहा है, जब एक मंत्री 10,000 करोड़ का घपला उनके परिवार के लोग कर सकते हैं, तो बाकी मंत्री क्या कर रहे होंगे? ये कितने लाखों करोड़ रुपए देश का डकार रहे हैं और किसी को हवा तक नहीं चल रही है। ये सारी बातें अब ध्यान में, यानी भ्रष्टाचार को लेकर जो बात बीजेपी राजस्थान की जनता के मन में बिठाना चाह रही थी, वो अब बैकफायर हो रहा है, वो उल्टा उनके ऊपर जा रहा है। एक और बात, महिलाओं को लेकर के बीजेपी ने बड़ी पहल की थी कि महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन हुआ क्या? महिला, अरे राजस्थान में महिलाओं का बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे, अगर वसुंधरा राजे नहीं भी पसंद है तो और भी अधिक संख्या में दूसरी महिलाओं को समांतर में खड़ा करना चाहिए था। चुनाव के समय में दिया मिर्जा या कांग्रेस से बुला करके ज्योति मिर्घा और दो चार चेहरे आप इकट्ठा कर रहे हैं, इससे महिलाओं के लिए काम करने का जो संदेश है कि आप कर रहे हैं वो दिखता नहीं है। महिलाओं को कुछ ज्यादा टिकट दे करके ही आप कुछ संदेश दे सकते थे राजस्थान में, वो भी बीजेपी ने नहीं किया। तो क्या है? रोजगार का मसला ये उठा नहीं सकती बीजेपी, करप्शन अब बैकफायर करने लगा है, महिला इस पर बोल नहीं पा रहे। अब महिला अपराध का मुद्दा बार बार बीजेपी बोल रही है कि राजस्थान जो है कानून के मामले में इतना पीछे है कि महिला अपराध ज्यादा है। तो इस बारे में देखा जाए तो देश के 3 प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों ही चैंपियन रहे हैं महिलाओं के साथ गुनाह के। महिलाओं के साथ गुनाह के मामले में कुछ साल पहले तक राजस्थान 5वें नंबर पर होता था। आज अगर 2019 के बाद से ये इसका अगर नंबर बढ़ा है, मतलब नंबर 1 पे आ गया है, खास करके बलात्कार के मामले में, तो इसका कारण यह है कि केसेस रजिस्टर करना जो अशोक गहलोत की सरकार ने सुनिश्चित किया है। दूसरे प्रदेशों में केसेस छिपाए जाते हैं, राजस्थान में कम से कम केस दर्ज किए जाते हैं, ये फर्क है। लेकिन फिर भी मैं इस बात का बचाव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जरूर और महिलाओं से जुड़े अपराध को लेकर के जरूर कांग्रेस सरकार जो है बीजेपी की ओर से कटघरे में खड़ी की जा रही, यही इकलौता मुद्दा है जिसका जवाब कांग्रेस को देना है। बाकी करप्शन तो जनता खुद नकार दे रही, क्योंकि बीजेपी ने अपने हिस्से का करप्शन उस पर मौन साध रखा है। और महिलाओं की प्रतिष्ठा के सवाल पर भी ऐसा नहीं कि बीजेपी जो बोल रही है जनता अक्षरशः मान रही है। महिलाओं का संघर्ष उन्होंने देखा है, महिला पहलवानों का दिल्ली में, ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह जो सीधे यौन उत्पीड़न के आरोपी, भाई महिलाएं बोल रही हैं, लेकिन तमाम कानूनी पेचीदगियां और सत्ता का इस्तेमाल करते हुए कैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट नहीं बल्कि जेल से वो बाहर हैं, वो स्थिति बनी हुई है। तो इसको देश तो देख रहा है ना, जनता तो समझ रही है ना। हो सकता है जेल से बाहर रहे, हो सकता है उनको सजा न मिले, हो सकता है लंबे समय तक वो कानून की नजरों से बचे रहे, लेकिन जनता तो समझ रही है कि इन्होंने महिला पहलवानों के साथ गंदा काम किया है और ऐसे लोग नेता बने हैं, ऐसे लोगों को मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है। तो ऐसे में किस तरीके से, किस आधार पर जनता महिलाओं को के प्रति हो रहे अपराध को लेकर सीधे अशोक गहलोत को जिम्मेदार मान ले? नरेंद्र मोदी जी से भी ऐसे ही सख्त सवाल उठते हैं। मणिपुर में हमने देखा महिलाओं का नग्न परेड हुआ,
प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए हैं, यहाँ तक कि मिजोरम चुनाव प्रचार करने नहीं गए। इसलिए महिलाओं पर भी बोलने का बहुत ज्यादा जो हक जो है बीजेपी को नहीं रह जाता। ये तमाम कारण हैं जो कांग्रेस को तश्तरी में परोस करके जीत दे रहे हैं कि कांग्रेस जो कि लग रहा था कि शायद रिवाज के हिसाब से वो बाहर सत्ता से बाहर आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में दोबारा हासिल करती दिख रही है और सबके लिए दोषी इनका प्रतिद्वंदी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी बीजेपी है, जो सत्ता लेने में रुचि ही नहीं दिखा रहा है। ये वो तमाम कारण है और जब उम्मीद जगी है तो जाहिर है कि नेतृत्व का प्रश्न भी बड़ा होगा और इसी कारण से सचिन पायलट, अशोक गहलोत या प्रियंका गांधी और उनसे पूछने वाले तमाम पत्रकार इस सवाल को बड़ा और महत्वपूर्ण बनाए हुए हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें कही हैं और देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं आई, मैं इग्नोर करता रहा क्योंकि बातचीत में आपसे मशरूफ था। एक है सचिन पायलट मस्ट बी सीएम ऑफ राजस्थान और भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। राजस्थान की राजनीति का नया उदय है पायलट, यानी राजेश सचिन पायलट जी के समर्थन में तमाम बातें कही जा रही हैं और हालांकि एक हैं विष्णु प्रसाद जी कह रहे हैं कि बीजेपी विल विन 146 सीट्स। मैं सबकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करता हूं, सबको राय रखने का अधिकार है। हो सकता है बीजेपी जीत जाए, मैं तो एक विश्लेषण दे रहा हूं कि बीजेपी नहीं जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतना ही नहीं चाहती है। मैं पूरे सिम्टम्स बता रहा हूं, पैटर्न बता रहा हूं, लेकिन फिर भी जो होना है वही होगा। हम सब तो बात रख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, राजनीति को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बहुत किसी बात पर रिजिड नहीं रहता और सबका आदर करता हूं, सबकी बातों का सम्मान करता हूं और मुझे यकीन है कि मुझसे असहमत रहने वाले लोग भी कम से कम मेरी बातों को ध्यान से जरूर सुनते होंगे, क्योंकि मैं तर्क के साथ कोई बात कहने की कोशिश करता हूं। आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लंबा रहेगा रिश्ता, लंबे समय तक हम बातचीत करते रहेंगे और आप जानते हैं कि आजकल YouTube में की ताकत ही होती है कि आपके पास सब्सक्राइबर कितने हैं, आपसे लोग कितने जुड़े हैं, आपको देख कितने लोग रहे हैं, यही उनकी ताकत होती है। आवाज की ताकत, रिपोर्टिंग की ताकत, सबकी ताकत यही है कि जनता सामने, यूट्यूबर के सामने दर्शक है जनता, नेताओं के सामने वोटर है जनता। ताकतवर तो जनता ही है, यही लोकतंत्र है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।